इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 265 नाजायज बच्चे पकड़े गए हैं, जो 65 ऐसी ममालिक में काम कर रहे थे जिनके राय यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन पार्लियामेंट में अहम समझी जाती है। हम कुछ भी कहने से पहले आपको कुछ ऐसे न्यूज एजेंसीज के बारे में बताते हैं जिनको खत्म हुए कई साल गुजर गए, मगर पिछले चंद सालों से ये न्यूज एजेंसियां पुरअसरार तौर पर फिर से जिंदा हो गई थी। इनमें से चंद एक के नाम कुछ इस तरह हैं। leadstime.co.uk ये न्यूज एजेंसी लीड्स सिटी से 7 मार्च 1833 से 30 मार्च 1901 तक एक्टिव थी। लीड्स टाइम के नाम से ये शाया निकलता था। इसके बाद है easternmorningnews.com ये 1864 से 1929 तक किंगस्टन से शाया होती थी। इसके बाद है manchestertime.co.uk ये एजेंसी 1828 से 1849 तक मैनचेस्टर से एक्टिव थी। इसके बाद है बर्मिंघम गेजेट के नाम से 1862 से 1904 तक ये न्यूज एजेंसी एक्टिव थी। इसके बाद है कैम्ब्रिज इंटेलिजेंसर ये एजेंसी 1793 से 1803 तक इंग्लैंड से एक्टिव थी। इसके बाद है अप्रेस्टेट टाइम्स 1897 में अप्रेस्टेट से एक्टिव थी। इसके बाद है द डब्लिन गेजेट ये 1689 से 1928 तक डब्लिन से एक्टिव थी। इसके बाद है सोवियत वीकली के नाम से एक और एजेंसी ये 1914 से 1919 तक सेंट डेनिस फ्रांस से एक्टिव थी। इसके बाद है पाकिस्तान से खालसा अखबार लाहौर के नाम से 12 जून 1886 से 1905 तक ये अखबार निकलता था लाहौर से, लेकिन ये बंद हो चुका था। इसके बाद है पाकिस्तान के शहर कराची से सोशलिस्ट वीकली के नाम से एक न्यूज एजेंसी काम कर रही थी। ये भी बंद हो चुकी थी कई साल पहले, लेकिन पिछले चंद सालों में ये तमाम और इसके अलावा 265 और भी एजेंसीज मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रही थी, जिनमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, पुर्तगाल, टूनेशिया, मोरक्को, रबात, ग्रीस, रोमानिया, टर्की, साइप्रस, लेबनान, इसराइल, इजिप्ट, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और यूएसए से। इनमें सबसे ज्यादा तादाद यूरोपियन कंट्रीज में। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम के बारे में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये तमाम 265 मोदी के बच्चे कैसे पकड़े गए और ये इन 65 ममालिक में क्या काम कर रहे थे और इनका क्या मकसद था और ये कैसे काम कर रही थी। इस पर कुछ भी कहने से पहले आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तान के आर्मी का क्या मौक़िफ़ है। दूसरा हमें इसका अदराक है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस है कि जो हमारे पाकिस्तानी, बल्कि मैं तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे उन्होंने इंडियन प्रोपेगेंडा का जवाब दिया है उसको टोटल आउटप्ले किया है। इसके बावजूद कि हमारे बहुत सारे अकाउंट्स ट्विटर और फेसबुक पे जो कश्मीर की बात करते हैं उनको डाउन किया जाता है, तो वह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ मिलकर, आईटी के साथ मिलकर केस टेकअप कर रहे हैं और होपफुली उसमें बेहतरी आएगी। हम हाई बर्ड अस्करियत से नबर्द आजमा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि इस जंग में मजहबी, फिरकावाराना, लिसानी और समाजी इश्यूज को देख रहे हैं। हाई बर्ड शक्ल में कौमी और मजबूत जवाब देने की जरूरत है। ISPR नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया। उनसे खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान को मुख्तलिफ खतरात का सामना रहा है। कौम और मुसल्लह अफवाज ने इन खतरात को शिकस्त दी है। इन दोनों स्टेटमेंट से एक बात तो वाज़ेह हो रही है, वो ये कि पाकिस्तान आर्मी को इस बात का बहुत पहले ही मालूम हो चुका था कि हिंदुस्तान कैसे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है मुख्तलिफ जराये से, मगर इस पर न तो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कुछ एतराज लगाया गया, न ही आर्मी की तरफ से। इन फेक न्यूज एजेंसीज पर पाबंदी का मुतालबा किया गया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई रद्द अमल दिखाया जाता तो हिंदुस्तान वावेला मचाता। मगर चंद दिनों पहले एक इंटरनेशनल NGO ने पहली मर्तबा हिंदुस्तान को आलमी सतह पर नंगा किया है। इस NGO ने यह दरियाफ्त किया है कि कैसे हिंदुस्तान अपनी असली शक्ल दुनिया से छुपाए रखा है। यहाँ पर हम ये भी बताते चले कि हिंदुस्तान ऐसा क्यों कर रहा था और हिंदुस्तान की असलियत क्या है। हिंदुस्तान अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, जबकि हकीकत ये है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा दहशतगर्द कंट्री है। सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स की रैंकिंग में हिंदुस्तान दुनिया में चौथे नंबर है।
2015 के एक सर्वे के मुताबिक, जिसकी सबसे बड़ी वजह आरएसएस का ग्रेटर हिंदुस्तान का फलसफा है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को रहने का हक है, बाकी तमाम माइनॉरिटीज का कोई हक नहीं। इसीलिए हिंदुस्तान में सालाना लाखों गैर हिंदू शहरियों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया जाता है और हजारों मुसलमानों, क्रिश्चियन, दलित, सिखों और दीगर छोटी जात के हिंदुओं को मुख्तलिफ इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया जाता है, जिनकी अदालतों में भी कोई सुनवाई नहीं होती। अपने इस नापाक चेहरे को दुनिया से छुपाए रखने के वास्ते हिंदुस्तान ने दुनिया की 65 बाअसर ममालिक में 265 फेक न्यूज एजेंसीज कायम कर दी। इन तमाम 265 एजेंसीज के सिर्फ दो काम थे, ये कि पाकिस्तान को दुनिया के हर फोरम और हर बाअसर कंट्री में बदनाम करना, यानी पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर पेश करना और दुनिया को ये बताना कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर बड़ा जुल्म हो रहा है, ताकि दुनिया में पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनहा किया जा सके और पाकिस्तान पर आलमी इदारों की मदद से मुख्तलिफ पाबंदियां लगवाई जा सके। FATF जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। ये तमाम न्यूज एजेंसियां बिल्कुल इसी तरह काम कर रही थी, जिस तरह पनामा के बैंक अकाउंट में ये जो भी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करती थी, वो हमेशा किसी और वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करती थी और वो वेबसाइट भी इन्हीं 265 वेबसाइट्स में से कोई एक होती थी। इससे इनको ये फायदा होता था कि अगर कोई किसी तरह के मवाद जो इनकी वेबसाइट पर शाया हुआ हो, इस पर ऑब्जेक्शन करे तो वो ये कहकर अपने आप को कानूनी कार्रवाई से बचा लेती थी कि ये मवाद तो हमने नहीं क्रिएट किया है, हमने फलां वेबसाइट से उठाया है, और चेक करने से पता चलता था कि ये मवाद इसने भी किसी और वेबसाइट से लिया हुआ है। और इसी तरह एक न खत्म होने वाला वेबसाइट्स की एक लंबी चेन शुरू हो जाती थी जो फेक इंफॉर्मेशन जनरेट करती थी और इसको मुख्तलिफ बाअसर ममालिक के सिविल सोसाइटीज की राय को इंडियन इंटरेस्ट के मुताबिक हमवार करने की कोशिश करती थी। इन तमाम फेक वेब न्यूज एजेंसीज में दो बातें कॉमन थी। एक ये कि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद थी। दूसरी बड़ी बात यह कि इनके नाम किसी न किसी मशहूर न्यूज एजेंसी, जरीदे या किसी मशहूर नेटवर्किंग वेबसाइट से मिलता जुलता था। मिसलन इनके एक ऑनलाइन न्यूज एजेंसी का नाम है न्यूयॉर्क जर्नल अमेरिकन, जबकि इसी नाम का एक अखबार अमेरिका से शाया होता था जो 1966 में बंद हो चुका था। इसी तरह MSNBC के नाम को भी इन्होंने इस्तेमाल किया, सिर्फ इसके नाम के आगे इन्होंने MSNBC.UK लगाया था। EP टुडे के नाम से भी ये लोग एक ऑनलाइन जरीदा चलाया करते थे जो खुद के बारे में ये क्लेम करता था कि ये इदारा यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस के लिए काम करता है, और इस जरीदे में भी यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस का नाम इस्तेमाल करके तमाम दुनिया को गुमराह किया जाता था, जिसका ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट्स आजकल टर्मिनेट हैं। ये जरीदा अब भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है और इस ग्लोबल फेक इंडियन नेटवर्क ने यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस के एक वफद को भी हिंदुस्तान का दौरा करवाया कामयाबी के साथ, मगर इंडियन फौज की निगरानी में। जिन यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को इन लोगों ने दावत दी थी, इनमें से एक ने इनसे इसरार किया कि वो कश्मीर जाएंगी मगर बगैर इंडियन आर्मी के, जिस पर इनको इस डेलीगेशन के लिस्ट से ड्रॉप किया गया। और डिसइंफोलैब नामी इस NGO ने इनकी ऑपरेटिंग IPs की भी तस्दीक कर दी है, जो सिर्फ एक ही सर्वर से चलाई जा रही थी। हिंदुस्तान के इस फेक नेटवर्क में बहुत सी ऐसी न्यूज पेपर्स का नाम भी इस्तेमाल किया जाता है जो किसी जमाने में बंद हो चुके थे, या फिर इन्होंने अपने ऑनलाइन अखबार का ऐसा नाम रखा था जो उस कंट्री के मशहूर अखबार से मिलता जुलता होता था। मसलन टाइम्स ऑफ नॉर्थ कोरिया, टाइम्स ऑफ बर्न, टाइम्स ऑफ बेल्जियम, टाइम्स ऑफ पुर्तगाल, टाइम्स ऑफ रशिया। ये वो नाम है जो हिंदुस्तान ने फेक क्रिएट किए थे, जबकि हकीकतन एक्चुअली इस तरह का कोई न्यूज एजेंसी ही मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान ने इन तमाम फेक न्यूज एजेंसीज के नाम को बड़ी महारत के साथ ऐसे इंटरनेशनल बड़े मीडिया हाउसेस से मिलते जुलते रखे थे जिनके न्यूज रिपोर्ट्स और स्टोरीज को शक की नजर से नहीं देखा जाता है, बल्कि इनको मुस्तनद माना जाता है। इसके अलावा ये तमाम 265 इंडियन फेक न्यूज एजेंसियां इन तमाम 65 कंट्रीज में इन तमाम इदारों के खिलाफ काम करती थी जो न्यूट्रल सहाफती
रोल अदा करने की कोशिश करते थे और तमाम इदारे जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत को दुनिया के सामने लाते थे, इनकी हकीकी रिपोर्ट्स को झूठी रिपोर्ट्स के जरिए जुठलाने की कोशिश करते थे। खासकर कश्मीर इशू के बारे में ये तमाम फेक नेटवर्क एजेंसियां रोजाना कई फेक डॉक्यूमेंट्रीज और फेक आर्टिकल्स शाया करते थे ताकि कश्मीर की असलियत को दुनिया के सामने अपने मुफादात के तहत पेश किया जा सके और दुनिया को हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करने पर आमादा किया जा सके। जब डिस इन्फो लैब ने हिंदुस्तान के इस मकरूज चेहरे से पर्दा उठाया तो बहुत सारे इंडियन सहाफियों का ये कहना था कि इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का ISPR भी यही काम कर रहा है। तो इनको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान का ISPR एक इदारा है जो पाकिस्तान के फौज का हिस्सा है और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का ISPR कोई मनगढ़ंत खबर जनरेट नहीं करता है। हकीकत छुपाने के बजाय दुनिया के सामने हकीकत को पेश करने पर यकीन रखता है। इसका एतराफ खुद इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर ने भी किया है। आप खुद देखिए ये इंडियन ऑफिसर पाकिस्तान के ISPR के बारे में क्या फरमा रहे हैं। What I must give full marks to Pakistan for that at that time was the manner in which the information strategy was played out. ISPR did an outstanding work for Pakistan, ensuring detailed alienation of the Kashmiri public against the Indian armed forces first and then against the Indian nation. जबकि दूसरी जानिब ये तमाम फेक इदारे फैक्ट्स को छुपाकर कुछ और ही दुनिया के सामने पेश करते थे जिनसे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का मुफाद जाहिर होता था। अपने पॉलिटिकल बरतरी हासिल करने के लिए जिस तरह मोदी ने हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत में ओछे हथकंडे अपनाए हुए हैं, इसी तरह इनका ये ख्याल था कि हिंदुस्तानी अवाम की तरह बाकी दुनिया को भी बेवकूफ बनाया जा सकेगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।